जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम यूपीएससी के सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। जीएस 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं जीएस पेपर 4 पर, यानी कि एथिक्स पेपर पर। आज हम इसका सिलेबस जो है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है सिलेबस में और किस तरीके से जीएस पेपर 4 को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि वेरियस जो जीएस 1, 2, 3, 4 उसमें जो वेरियस सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसके लिए हमें अलग अलग सोर्सेस रेफर करना पड़ता है और सोर्सेस में काफी कंफ्यूजन होता है। इसीलिए एक प्रॉपर सोर्स अगर हम रेफर कर ले तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है और उसे हम स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेस एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी काफी कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स 3-4 लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कोर्स मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो है, बाकी भी अगर कोर्सेस है वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो है वो पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिले। और उसी के साथ साथ आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एनसीईआरटीज पढ़ना, ना ही कुछ पढ़ना है। बेसिक से सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आपको जो लेक्चर्स है वो काफी यूजर फ्रेंडली मिलेंगे। मतलब एनिमेशन ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और जो पीडीएफ है वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो जरूर डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम सिलेबस पर चलते हैं। अब देखिए, जब हम यहाँ पर एथिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमने जीएस 1, 2, 3 में देखा था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली हम सिलेबस पर आ सकते हैं और सिलेबस जो है उसे यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं कि क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं, मतलब जीएस 4 की बात करते हैं, तो इसमें हमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये फर्स्ट पार्ट देखने को मिलता है सिलेबस का, जिसमें जो डिटर्मिनेंट्स है, जो एसेंस है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है एथिक्स की, इसमें तो जो हमारा ह्यूमन एक्शन होता है, मतलब हमारा जो एक्शन है उसमें एथिक्स किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो हमारा कोर्स है एथिक्स का एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो एथिक्स की डेफिनेशन है वो किस तरीके से बताई थी, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा। तो हम जब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के बाद एक बंदा है जो वहां पर जाकर एक्सीडेंट जिनका हुआ उनकी हेल्प कर रहा है, और एक बंदा है जो सेल्फी स्टिक से फोटो खींच रहा है। तो यहां पर कौन एथिकली राइट है एंड कौन एथिकली रॉन्ग है। तो अब हमारे कानून में तो ऐसा नहीं बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट हो तो आप सेल्फी जो है वो नहीं खींच सकते हो या फोटो जो है नहीं खींच सकते। हमारे कानून तौर पर कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई बंदा फोटो खींच रहा है, सेल्फी खींच रहा है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कानूनन तौर पर गलत नहीं है, लेकिन एथिकल तौर पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी ने एक सेट ऑफ रूल तय किया हुआ है, उस सेट ऑफ रूल के तहत उसका आचरण अगर रहता है तो मतलब वो अच्छा एथिक्स है, एथिकली वो बर्ताव कर रहा है ना। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या है, जो एसेंस है एथिक्स का, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, ह्यूमन एक्शंस के जो डायमेंशन जो होते हैं एथिक्स में, एथिक्स प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। एंड देन ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर जो लेसन्स हम यहाँ पर ग्रेट लीडर से सीखते हैं, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनका जो रोल है हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए, सबसे पहले हमें फैमिली देखने को मिलती है, देन उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो देखने को मिलता है, सोसाइटी देखने को मिलती है। तो ये किस तरीके का आचरण हमारे यहाँ पर रखते हैं, फैमिली अलग अलग प्रकार की जो होती है उसको भी हमने वहां पर देखा हुआ है ना। तो मतलब एथिक्स जो है इसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम जब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, तो एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है। अब एटीट्यूड में क्या क्या होता है, एटीट्यूड हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये बंदे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड होता क्या है वही हमको नहीं पता। हमको ये है कि अगर हमको इग्नोर करके जा रहा है या हमको इग्नोर करके जा रही है तो एटीट्यूड दिखा रही है। बेसिकली एटीट्यूड क्या है वो हमको पता ही नहीं है जड़ इसमें। तो यहाँ पर कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस जो यहाँ पर होते हैं, रिलेशन जो यहाँ पर उसके बिहेवियर के तहत, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स उसका किस तरीके का है, सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके, परसुएंस किस तरीके का है। तो यहाँ पर एटीट्यूड जो है उस पर बात आती है, क्या एटीट्यूड है उसका, मतलब सोसाइटी को देखने के लिए उसका किस तरीके का एटीट्यूड है, उसको जो करप्शन है उस तरफ देखने के लिए किस तरीके का एटीट्यूड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कितना रह सकते हो। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आपके पास आसपास लोग जो है वो आना पसंद करेंगे, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपके पास आसपास आना लोग पसंद नहीं करेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आप राजेंद्र नगर में अगर आप रहते हो, वहां पर अगर आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है तो लोग आपसे दूर भागना पसंद करेंगे, नहीं यार इससे तो ये बहुत नेगेटिव है यार, नेगेटिव अप्रोच है इसका। पॉजिटिव अगर है तो लोग आना पसंद करेंगे, नहीं यार इसके साथ पॉजिटिव एनर्जी आती है।
तो ये एटीट्यूड जो है हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज अगर हम देखते हैं सिविल सर्विसेज में, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज, इसमें जो यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज है। तो इसकी बात जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, तो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। इंटीग्रिटी हमारे अंदर अगर रहती है तो हम अच्छा यहाँ पर आचरण हमारा रखेंगे। इम्पार्शियलिटी अगर है, हम किसकी तरफ अगर पार्शियल नहीं है, नहीं तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके का होता है, किस तरीके से होता है कि समझ लीजिए कि मतलब एक एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उसका पेपर जो है, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप कलेक्टर हो, वहां पर आपके अंडर में आ रहा है कि वो जो पेपर है वो आप खुद निकाल रहे हो। अगर ऐसा कुछ परसेप्शन आ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, उसमें आपकी कुछ रिलेटिव है या फिर आपका बच्चा ही है, आपका बेटा है या बेटी है जो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो आप क्या वो पेपर निकालोगे या आप बता दोगे नहीं मेरा बेटा या बेटी जो है वो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो मैं नहीं निकाल सकता, या निकाल सकती हूँ, या फिर अगर आप निकाल लोगे तो आपके बेटे या बेटी को आप पेपर जो है वो दे दोगे क्या, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहे हो, है ना। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है कि किसी का भी देने का मन करेगा, किसी का भी देने का मन करेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, कोई समझ लीजिए बड़ा पॉलिटिशियन है, उसका बेटा है, उसको आप अगर छोड़ रहे हो, उसने कोई बड़ा गुनाह किया है फिर भी उसको छोड़ रहे हो, है ना। तो ये जो है ये इम्पार्शियलिटी निकल कर, ऑब्जेक्टिविटी किस तरीके की है, डेडिकेशन किस तरीके का पब्लिक सर्विसेज के लिए, कितना डेडिकेटेड हो आप। नहीं तो कोई आपके पास आया है कि ये कंप्लेंट लिखो, आप आईपीएस ऑफिसर हो, कोई आपके पास आया कंप्लेंट लिखाना है, आप बोल रहे हो अरे छोड़ो यार क्या ये तो होते रहते हैं, गुनाह होते रहता है, क्या करते बैठोगे, जाओ चलो घर पे जाओ, आराम से चाय वाय पियो, खत्म करो मैटर, केस खत्म, ऐसा करोगे क्या, है ना। मैटर करता है आप कितना डेडिकेटेड हो। कोई आपके सामने हाँ बोलिए क्या हुआ है, अच्छा इस तरीके से बात हुई है, आप आपके जो स्टेटमेंट्स है वो आप बरकरार रखिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। जैसे कोई पुलिस वाला ऐसा बोलता है कि हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, सामने वाले को एक आश्वासन आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है, एक पॉजिटिव परसेप्शन आ जाता है ना। एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी सिंपैथी, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। टॉलरेंस, कंपैशन जो है वीकर सेक्शंस के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉलरेंस, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, इनमें डिफरेंस क्या क्या है एग्जांपल्स के थ्रू समझना, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, यूटिलिटीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे गवर्नेंस में, तो ये भी चीज जो है हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसॉफर्स, इसमें दुनिया भर के जो मॉरल थिंकर्स है, फिलोसॉफर्स है, इंक्लूडिंग इंडिया, ये सभी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। उनकी क्या फिलोसॉफी रही है, खासकर अगर हम एथिक्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं सभी की पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी रही है, एथिकल फिलोसॉफी भी रही है, लेकिन हमें यहाँ पर एथिकल फिलोसॉफी जो उसके पीछे जाना है। हालांकि जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया है उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इनके मैंने ओवरऑल जितनी भी फिलोसॉफी रही है इंक्लूडिंग एलिगोरी ऑफ केव, है ना, तो ये सभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन स्टिल हमें यहाँ पर जो एथिकल फिलोसॉफी उस पर यहाँ पर निर्भर रहना पड़ता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके का एथिक्स रहना चाहिए, तो इसमें स्टेटस क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रहे हैं, एथिकल कंसर्न्स क्या है, डिलेमास क्या है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लॉज बोलिए, रूल्स बोलिए, रेगुलेशंस बोलिए, है ना, क्या इश्यूज क्या चल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा इशू चलता है। एक जो ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर का एक परसेप्शन बन जाता है, क्या करप्शन ठीक है ना, ले लेते हैं, है ना। तो ये जो है ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है ना। इंटरनेशनल जो फंडिंग्स आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, जो प्रॉबिटी है वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना, पब्लिक सर्विस में इसका कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, फिलोसॉफिकल जो बेसिस है गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी किससे आती है, तो ये जो लॉस लाए गए हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर जो है ये बेसिकली अगर आप देखोगे जो भी लिस्टिंग होती है ना, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, तो मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाना, वर्क कल्चर किस तरीके का रहना चाहिए, सर्विस डिलीवरी किस तरीके से रहनी चाहिए, पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए। दो तरीके से हो सकता है, एक तो पब्लिक के लिए यूज हो या तो पब्लिक का लेकर अपने जेब भरने के लिए यूज हो, है ना। चैलेंजेस जो है करप्शन के लिए, करप्शन क्या है, तो ये सारी चीजें, इवन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स भी इसमें आते हैं
और कंटेम्प्रेरी टॉपिक की अलग सीरीज में चला रहा हूँ जहाँ पर सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ। आने वाले दशक तक वो टॉपिक्स जो है काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं और देखना आगे आने वाले एक साल के अंदर वो जो प्लेलिस्ट है, जिस तरीके से इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो है वो मिलियंस ऑफ व्यूज प्लेलिस्ट पर गए हैं। वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज जाना ये डिफरेंट है, लेकिन प्लेलिस्ट पर जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज की जो सीरीज है जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है, खासकर एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ज़रूर देखिएगा। कंटेम्प्रेरी इश्यूज बाय मयूर मोगरे अगर आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी MM एकेडमी ऐप पर तो सब कुछ कवर होने वाला है। तो ये चैलेंजेस जो है करप्शन से रिलेटेड वो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद जो केस स्टडीज़ है, ये सारी जो चीज़ें हमने देखी है इस पर केस स्टडीज़ आती है। फिर देन आप एथिक्स कैसे इस्तेमाल करोगे, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर कुछ होता है तो कैसे करोगे, तो ऐसी केस स्टडीज़ आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक केस स्टडी दूँ कि आप एक IAS ऑफिसर हो एंड एक रेलवे जो है, रेलवे पटरी पे ट्रैक पर 4 महिलाएं जो है उनको बांधा हुआ है, ठीक है, एंड वो पटरी पे अभी ट्रेन आने वाली है वो ट्रैक पर, एंड आपकी छोटी बच्ची जो है, छोटी बच्ची, आपकी छोटी बच्ची, ठीक है, वो उसी रेलवे ट्रैक से आगे आगे निकल गई और सामने ब्रिज है। अब ब्रिज में आपको पता है कि खड्डे होते हैं, है ना, रेलवे ट्रैक में भी खड्डे होते हैं, तो वहां से गिर सकती है। तो आप क्या करोगे? आप बच्ची को बचाने जाओगे या फिर आप उन महिलाओं को बचाओगे? ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं केस स्टडीज में कि आप कैसे उसको रिजॉल्व करोगे, क्या करोगे उसमें, है ना। मतलब समझ लीजिए कि आप एक जगह पे IPS ऑफिसर हो एंड वहाँ पर जो शॉप्स है आपकी, इसमें जो शॉप्स है वहाँ पर गुंडे आते हैं एंड वहाँ पर वो हफ्ता वसूली करके निकल जाते हैं, ठीक है। अब वो जो शॉप वाले हैं वो भी कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो गुंडे आते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो इसलिए शॉप वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपको ये चीज़ पता है, आप शॉप वालों के पास जा रहे हो लेकिन वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे हैं, वो बताने को रेडी नहीं है, वो गवाह बनने को रेडी नहीं है कि उनकी जान को खतरा हो जाएगा, आप नहीं बचा पाओगे। तो आप कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लाओगे, कैसे वो चीज़ रोको? क्योंकि कोई भी अगर चीज़ गलत हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही लोग जो है वो सही करे, आपको बताए ना बताए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कैसे इसको रिजॉल्व करें? ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती है। आप तो एक जगह बोल दो कि नहीं, अगर लोग बताने को रेडी हो, आप तो बोल दो कि नहीं, मैं उसको सीधा जेल में से पकड़कर वहाँ पर डाल दूंगा, जो भी गुंडे लोग हैं उनको, फिर सिंघम जैसे चेयर जो है उन पर रखकर उनको बोलूंगा तुमको पता है तुम कौन हो, तुमको पता है तुम कौन हो, गंदी नाली करप्शन से निकले हुए कीड़े, ऐसे बोल दूंगा और हो गया। लेकिन वैसा नहीं होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर को आप जेल में डालते हो, समझ लीजिए अगर आप IPS ऑफिसर हो और आपने कोई पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाला है कोई भड़काऊ भाषण देने के लिए या कुछ, तो जमावड़ा आपके पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो जाएगा। वो आपका नाम ले लेकर हाय हाय करने लगेंगे, वो पुतले चलाने लगेंगे, वो आपकी जो गाड़ियाँ हैं शायद उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। तो उस समय पर आप क्या करोगे? उस समय पर उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करोगे? तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग केस स्टडीज जो आपको देखने को मिलती है, जो रियल लाइफ में भी आपको काम आती है, तो इसलिए उसमें जेन्युइन रहना बहुत ज़रूरी है कि जेन्युइनली आप क्या करोगे वो रहना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूडिंग आपको ऐसा नहीं है कि यार मैं तो सब छोड़ के भाग जाऊँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें जेन्युइनिटी के साथ आपको लॉ के तहत चलना भी पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप लॉ के साथ ही ये सारी चीज़ें करो, एकदम आप रिजिड रहो लॉ के साथ। आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना पड़ता है। कभी निगोशिएट करना पड़ता है, कभी आपको लाठियां भी बरसानी पड़ती है, कभी आपको पीछे बैकफुट पर भी जाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको नोट ये चीज़ करना है कि ये जो पेपर है ना, बेसिकली ये आपका एबिलिटी टेस्ट करता है। मतलब आपकी जो एबिलिटी है रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, पब्लिक लाइफ में किस तरीके की है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके का, नेगेटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, ये आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है और इसके बलबूते पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आप इसको अच्छे ढंग से करो, ठीक है। तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए इसकी और काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी मैं हूँ ही आपके साथ पर्सनल गाइडेंस देने के लिए। तो MM एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।